नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको अपने YouTube चैनल ISPCS सॉल्यूशन पर। हम लोग आज से बीपीएससी पूर्वावलोकन देखेंगे। घटना चक्र की आती है जो 2026 में आई है, लेटेस्ट है। इसमें 71वीं बीपीएससी जो लास्ट हुआ है उसका तक दिया हुआ है। साथ ही इसमें आपका देख सकते हैं 38वीं बीपीएससी से लेकर 71वीं बीपीएससी तक दिया हुआ है। इसके साथ ही आपका CDPO 2018, CDPO 2005, CDPO 2022, TRE 1, 2, 3 सारा का दिया हुआ है। इसको आप लोग 1-2 के स्पीड में एक बार सुन लीजिए। उसके बाद इसका PDF आपको दे दिया जाएगा फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम चैनल पे, और आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसमें बहुत अच्छे से दिए हुए हैं। इतिहास से हम लोग आज शुरू करेंगे। इसमें है प्राचीन भारत का इतिहास। यहाँ से भारतीय इतिहास शुरू है। पहला में है प्राचीन भारत का इतिहास। इसमें टॉपिक वाइज PYQ दिए हुए हैं। पहला में कह रहा है पाषाण काल। पहला क्वेश्चन है कि भारत में पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। अंजीरा से, दम्भ, सादात से, किली गुल मोहम्मद से या मेहरगढ़ से। पहले वीडियो को रोककर खुद से आंसर लिखिएगा, उसके बाद मिलाइएगा। तो क्या हो जाएगा? पशुपालन एवं कृषि के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए हैं मेहरगढ़ से। इसमें एक क्वेश्चन और पूछता है, जैसे एक तो है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पशुपालन एवं कृषि का प्राचीनतम साक्ष्य मेहरगढ़ पाकिस्तान से प्राप्त हुआ है। नवीनतम खोजों के आधार पे उस ऑप्शन के अकॉर्डिंग यही था मेहरगढ़, लेकिन खोजों के आधार पे भारतीय उपमहाद्वीप में प्राचीनतम कृषि साक्ष्य वाला स्थल उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर जिले में स्थित। ये अगर ऑप्शन में रहे तो ये इसी को मारिएगा, लोहरा देव, या ये हो जाएगा आपका। यहाँ से 8000 ईस्वी पूर्व से लगभग 7000 ईस्वी पूर्व तक के मध्य चावल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। उल्लेखनीय है कि इस नवीनतम खोज ने पूर्व भारतीय उपमहाद्वीप का प्रचलित कृषि साक्ष्य वाला स्थल मेहरगढ़ था, जहां से गेहूं के साक्ष्य मिले हैं, जबकि प्राचीनतम चावल के साक्ष्य कुलडीबा से मिले थे। इससे पहले क्या था कि आपका मेहरगढ़ में आपका माना जाता था गेहूं और चावल के लिए माना जाता था कुलडीबा, लेकिन जब ये पता चल गया है लोहरा देव, तब से इसी को माना जाने लगा है। नेक्स्ट कह रहा है कि इनमें से किसको कैलकोलिथ युग भी कहा जाता है। कैलकोलिथ ही चैलकोलिथ भी इसको इंग्लिश में पढ़ते हैं लोग। इसको किसको कहा जाता है? पुरापाषाण युग, नवपाषाण युग, ताम्रपाषाण युग या लौह युग। तो आपका कैलकोलिथ युग कहा जाता है ताम्रपाषाण युग को। नेक्स्ट कह रहा है, इसमें देख सकते हैं कि ताम्रपाषाण युग को कैलकोलिथ युग या चैलकोलिथिक पीरियड भी कहा जाता है। जिन संस्कृतियों में तांबे के औजारों के साथ ही पत्थर के बने हुए उपकरणों का प्रचलन मिलता है, उन्हें प्रायः ताम्रपाषाणिक संस्कृति कहा जाता है। नेक्स्ट में 3 नंबर कह रहा है कि प्रथम मानव जीवाश्म भारत की किस नदी घाटी से प्राप्त हुआ था। ए में है गंगा नदी, बी में है यमुना नदी, सी में है नर्मदा घाटी, डी में है ताप्ती घाटी। तो किस घाटी से प्राप्त हुआ है प्राचीनतम जीवाश्म? तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, नर्मदा घाटी। इसमें हो जाएगा भारत में मानव जीवाश्म का सर्वप्रथम साक्ष्य नर्मदा घाटी में अवस्थित हथनौरा, सीहोर, मध्य प्रदेश नामक पुरास्थल से प्राप्त हुआ है। इसकी खोज भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के जीवाश्म विज्ञानी अरुण सोनाकिया द्वारा, इसको भी ये भी पूछ सकता है किसने किया है, अरुण सोनाकिया द्वारा वर्ष 1982 में की गई थी, कि नर्मदा घाटी में स्थित था। नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में भीमबेटका स्थित है। तो भीमबेटका आपका है MP में। भीमबेटका पूर्वास्थल पूर्व पाषाण युग से मध्य ऐतिहासिक काल तक मानव गतिविधियों का केंद्र रहा है। ये आपका MP में है। ये भी पूछता है कि इसकी खोज किसने किया था। नेक्स्ट प्रश्न में दे देगा कि किसने बताया है। नेक्स्ट कह रहा है कि इसमें एक तरफ नवपाषाण युग स्थल दिए हुए हैं, दूसरे तरफ इसका स्थान उतनूर, चिरांद, गुफकराल और पोयम पल्ली। तो सबसे पहले इसमें चिरांद सबसे आसान है, तो चिरांद कहाँ पड़ता है? तो B में 4 हो जाएगा। इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं, तो B में 4 इसी में सिर्फ है, तो 3, 4, 2, 1। तो उतनूर आज आपका हो जाएगा तेलंगाना, चिरांद हो जाएगा बिहार, गुफकराल हो जाएगा कश्मीर और पायमपल्ली हो जाएगा तमिलनाडु। तो 3, 4, 2, 1 सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। उतनूर तेलंगाना, चिरांद बिहार, गुफकराल कश्मीर, पोयमपल्ली तमिलनाडु। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में कह रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। एक तरफ ताम्रपाषाण युगीन स्थल है और दूसरे तरफ इसमें नदियाँ। तो आहार किस नदी के है? कायथा, सावलदा और मालवा। तो आहार किस नदी के किनारे है? तो यह है बनास। तो 1 का 4 हो जाएगा। तो 4 इसमें ऑप्शन में है। इससे भी एलिमिनेट कर सकते हैं। ये असिस्टेंट 2019 में पूछा है BPSC असिस्टेंट में। तो इसमें 4 है, इसमें हो जाएगा आपका तो 3, उसके बाद 1 और 2। इसको आप पढ़ लीजिए। आहार हो जाएगा बनास नदी, कायथा काली सिंध, सावलदा हो जाएगा ताप्ती नदी, मालवा हो जाएगा नर्मदा नदी। तो क्या हो जाएगा? 4, 3, 1, 2 सी हमारा राइट आंसर है। आहार बनास, कायथा काली, स्वालदा या सालवदा ताप्ती नदी और मालवा नर्मदा नदी।
नेक्स्ट टॉपिक है संदर्भ सभ्यता एवं संस्कृति से हर बार प्रश्न एक पूछता है। पहला कह रहा है कि सिंधु सभ्यता निम्नलिखित में से किस युग में पड़ती है? तो ये पड़ती है आपका आद्य ऐतिहासिक काल युग काल में। तो इसका डी राइट आंसर हो जाएगा। इसमें है कि ऐतिहासिक काल का निर्धारण पठनीय लेखन कला के ज्ञान के आधार पर किया जाता है। लेखन कला के ज्ञान के पहले का कालखंड प्राग ऐतिहासिक कालखंड होता था। भारतीय इतिहास में लगभग 3000 से 6000 तक का कालखंड आद्य ऐतिहासिक माना गया है। संदर्भ सभ्यता आद्य ऐतिहासिक माना जाता है, क्योंकि यहाँ पर लेखन कला का ज्ञान तो था परंतु अभी तक पढ़ा नहीं जा सका था। इसमें 3 तरह का कैटेगरी होता है। पहला तो जिसमें कि आपका लेखन कला का ज्ञान ही नहीं है तो उसे कहा जाता है प्राग ऐतिहासिक। दूसरे में है कि लेखन कला का ज्ञान तो था लेकिन उसे पढ़ा नहीं जा सका, जिससे हो जाएगा सिंधु। और उसके बाद आता है जिसमें ज्ञान भी है और पढ़ा भी जा सका, तो ये हो जाता है ऐतिहासिक काल, जो कि बाद के काल में आता है। तो इसका राइट आंसर था आद्य ऐतिहासिक काल। नेक्स्ट करें कि सिंधु घाटी सभ्यता में सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है? तो इसमें है पक्की बेट ईंट से बनी इमारत, प्रथम असली मेहराब, पूजा स्थल, कला और वास्तुकला। तो पूजा स्थल तो नहीं था, पक्की ईंट से बनी इमारत, कला और वास्तुकला, ये सब इसकी विशेषता थी। इसका राइट आंसर बीपीएससी ई माना था, 1 से अधिक। एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। कह रहा है कि सिंधु घाटी सभ्यता की प्रमुख विशेषता नगर नियोजन को माना जाता है। ये भी मान सकते हैं कि या तो नन ऑफ द एबव मान लिया होगा, क्योंकि यहाँ नगर और कस्बे के एक निश्चित योजना के अनुसार बसाए जाते थे। पक्की ईंट से बनी इमारतों में मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार व अनागार प्रमुख है। इनकी सतह पक्की ईंटों की थी जिसे जिप्सम द्वारा जोड़ा गया है। पक्की ईंट से बनी इमारतें, सुनियोजित वास्तुकला, उन्नत व्यापार एवं वाणिज्य इस सभ्यता की प्रमुख विशेषता थी। ज्ञातव्य है कि मेसोपोटामिया एवं मिस्र आदि प्राचीन सभ्यताओं की भांति हड़प्पा सभ्यता में पूजा स्थलों के स्पष्ट साक्ष्य नहीं मिलते हैं। इसी प्रकार भारत में प्रथम असली मेहराब का उदाहरण बलवन के मकबरे में दिखता है, अतः विकल्प ही सही है। नेक्स्ट करा किस शहर को मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है? तो ये लोथल को कहा जाता है मिनी हड़प्पा। ये देख सकते हैं कि लोथल प्राचीन हड़प्पा या सिंधु सभ्यता के सबसे दक्षिणी शहरों में से एक है। इसे मिनी हड़प्पा के नाम से जाना जाता है। यह आधुनिक गुजरात राज्य में स्थित है। ये भी पूछा कि लोथल कहाँ है, तो गुजरात। किस नदी के किनारे है, तो भोगवा। इसके प्रारंभिक उत्खननकर्ता थे प्रोफेसर एस राव के निर्देशन में हुआ था। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक हड़प्पा का बंदरगाह है? तो इसका बंदरगाह है लोथल। हड़प्पा स्थित लोथल गुजरात के अहमदाबाद जिले में भोगवा नदी के किनारे है। यह एक हड़प्पाकालीन बंदरगाह था जहां से गोदीबाड़ा के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट में एक तरफ दिए हुए स्थल कह रहा है कि कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल गुजरात में है? तो पहला में है लोथल, बी में है डाबरकोट, सी में है कालीबंगा, डी में है राखीगढ़ी। तो पूछ रहा है कि कौन सा गुजरात में? तो गुजरात में आपका लोथल हो जाएगा, ये हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट देख लेते हैं इसमें कि जैसे लोथल गुजरात में है, कालीबंगा राजस्थान, डाबरकोट बलूचिस्तान बलूचिस्तान के पाकिस्तान में पड़ता है, और राखीगढ़ी हरियाणा में। नेक्स्ट कह रहा है कि दुनिया की सर्वाधिक प्राचीन सभ्यता कौन सी है? तो सबसे प्राचीन में आ जाएगा मेसोपोटामिया, इराक की सभ्यता। मेसोपोटामिया इराक सभ्यता को दुनिया की सबसे प्राचीन सभ्यता माना जाता है। यह सभ्यता वर्तमान इराक और उसके आसपास के क्षेत्रों में विकसित हुई थी। इजिप्शियन सभ्यता, मिस्र की सभ्यता का विकास नील नदी के द्रोणी में हुआ था। यह मेसोपोटामिया सभ्यता के बाद की मानी जाती है। नेक्स्ट कह रहा है कि कौन सा जानवर सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को नहीं पता था? तो इसका राइट आंसर है बी, घोड़ा। लोगों को बैल तथा हाथी की जानकारी थी, परंतु सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों को घोड़े के अस्तित्व के विषय में विद्वानों में मतभेद है। हड़प्पा के विभिन्न स्थलों से प्राप्त अस्थियां गधखूर यानी इक्वस हेमियोनस खूर की है या पालतू घोड़े की है, यह निश्चित कर पाना कठिन है। रंगपुर, राना घुंडाई, लोथल, सुतकोटदा, कुंतासी, कालीबंगा से अश्व या उस प्राणी की अन्य जातियों के अवशेषों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, लेकिन इसका प्रमाणिक प्रमाण नहीं होने के कारण इसको नहीं मान लिया था बीपीएससी। अत्यंत सीमित रहा था या न, इसमें है ना कि हड़प्पा सभ्यता में इसके अस्तित्व को पूर्ण रूप से नकारा नहीं जा सकता, यद्यपि इसका उपयोग अत्यंत सीमित रहा होगा, इसलिए इसका विकल्प बी मान लिया था बीपीएससी। निम्न में से किस हड़प्पाकालीन स्थल में टेराकोटा का हल मिला है? तो ये मिला है आपका नन ऑफ द अबव हो जाएगा। टेराकोटा मिला है इसका दोनों जगह से, बनवाली तथा कालीबंगा। सिंधु घाटी सभ्यता के हल के खोज से संबंधित टेराकोटा की प्रकृति प्राप्त हुई है, तो इसमें आपका हो जाएगा 1 से अधिक। 9 नंबर कह रहा है कि किस हड़प्पन नगर में जूते हुए खेतों के निशान मिले हैं? तो ये मिले हैं कालीबंगा से। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में स्थित बनवाली से पक्की ईंट की बनी हुई हल की प्रतिकृति। खंबात की खाड़ी भोगवा नदी के किनारे स्थित लोथल से गोदीबाड़ा। राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में घग्घर नदी के किनारे स्थित कालीबंगा से जूते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं।
गुजरात के धौलावीरा की हड़प्पन लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों वाला एक लकड़ी का साइन बोर्ड मिला है। नेक्स्ट करें किस हड़प्पा स्थल पर हमें जूते हुए खेत के साथ मिले हैं, तो ये मिले हैं आपका कालीबंगा राजस्थान से। निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे, तो रखाल दास बनर्जी हैं, केन दीक्षित भी हैं, एम.एस. वत्स भी हैं, जबकि बी.ए. स्मिथ नहीं है। राइट आंसर डी है। वर्ष 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा के बृहद स्तर पर उत्खनन कार्य प्रारंभ किया था। 2627 से 3334 के मध्य माधो स्वरूप वत्स ने उत्खनन कार्य से संबंधित रहे। मोहनजोदड़ो का खोज ये किए थे रखालदास बनर्जी। इसके अतिरिक्त बहुत सारे विद्वान थे, के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल अस्टीन, एन घोष, जे.पी. जोशी आदि ने भी इस सभ्यता की खोज में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। अतः स्पष्ट है कि बी.ए. स्मिथ हड़प्पा सभ्यता की खोज से संबंधित नहीं रहे हैं, बल्कि ये इंडियोलॉजिस्ट एवं इतिहासकार के रूप में प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है कि हड़प्पा में मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः किस रंग का उपयोग हुआ था, तो इस पर हुआ था लाल रंग का। हड़प्पन निवासी मिट्टी के बर्तनों का व्यापक पैमाने पर निर्माण करते थे, जिन पर लाल रंग के साँच प्राप्त होते हैं। हड़प्पा सभ्यता में मिट्टी के बर्तनों को बनाने में मिट्टी के चाक का भी प्रयोग किया जाता था। डिजाइन के आधार पर इन बर्तनों को दो श्रेणियाँ थी, एक तो बिना डिजाइन वाले बर्तन और दूसरे मृदभांड। इसको रोक कर आप लोग पढ़ लीजिएगा क्योंकि ऐसे बहुत ज़्यादा टाइम ले लेगा। नेक्स्ट है कि IIT खड़गपुर के अध्ययन दल की रिपोर्ट के अनुसार लगातार कितने वर्षों की न के बराबर वर्षा का होना सिंधु घाटी सभ्यता के पतन का कारण रहा था, तो यह है आपका 900 वर्ष। डी हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट टॉपिक है वैदिक काल। पहला पूछ रहा है कि कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक ऋग्वैदिक युग से संबंधित नहीं है। ए में है घोषा, गार्गी, अपाला और विश्ववारा। इसका हो जाएगा गार्गी। एक 13वीं BPSC जो कि सबसे लेटेस्ट BPSC का एग्जाम है, जो 72वीं BPSC के लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। ये वीडियो आपको AEDO, 72वीं BPSC और TRE4 तीनों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको जितना दो बार 3 बार जितना ज़्यादा 2 के स्पीड में भी सुन लीजिएगा तो बहुत दिमाग में अट जाएगा। इसमें कह रहा है कि घोषा, अपाला और विश्ववारा ये तीनों ऋग्वेद की ऋग्वेद में सूक्त या मंत्रों की दृष्टा स्त्रियां थीं, अतः इन्हें ऋग्वैदिक युग से संबंधित माना जाता है। इसके विपरीत गार्गी जो थी वो उत्तर वैदिक उपनिषद युग की दार्शनिक है, न कि ऋग्वैदिक युग की। आप लोग पढ़ते हो ना, वैदिक काल 2 भागों में बटा है, एक है ऋग्वैदिक और एक है उत्तर वैदिक। पहले हो जाता था 1500 BC से 600 BC तक हो जाएगा आपका उत्तर वैदिक, और उसके बाद हो जाएगा इसके पहले वाला ऋग्वैदिक। तो उसी के आधार पर इसको बांटा गया है। तो ये सब घोषा, अपाला, विश्ववारा ये सब पूछ रहा था ऋग्वैदिक युग से संबंधित। तो जो गार्गी है वही उत्तर वैदिक है। ऋग्वैदिक में आ जाएगा घोषा, अपाला, विश्ववारा। नेक्स्ट करा कि प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान कौन सा शहर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। तो ये प्रारंभिक वैदिक काल देकर कंफ्यूज कर दिया है। डायरेक्ट मारिए कि प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कौन था, तो राजगीर। प्रारंभिक वैदिक काल के दौरान राजगीर प्राचीन मगध साम्राज्य की राजधानी के रूप में कार्य करता था। मगध का पहला राजवंश बृहद्रथ वंश था। बृहद्रथ का उल्लेख ऋग्वेद से प्राप्त होता है। नेक्स्ट करा कि ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है, तो सोम को समर्पित है 9वां मंडल। ऋग्वेद में कुल 10 मंडल है। 9वां मंडल के सभी 114 सूक्त जो है सोम को समर्पित है। सोम आर्यों का मुख्य पेय था जिसे मुजबंत चोटी से प्राप्त किया जाता था। ऋग्वेद के 10 मंडल में चारों वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख है। कौन कौन सा है, 4 वेद, 4 वर्ण। इसको आप लोग कमेंट कीजिएगा। ऋग्वेद संहिता का 9वां मंडल पूर्णतः किसको समर्पित है, तो 9वां मंडल है पौधों की जड़ी बूटी संबंधित देवतागण के लिए जो पेय बनाया जाता था। सॉरी, ये देवतागण लिख दिया है। सोम तथा उस पेय पर नामकृत देवतागण थोड़े न था, ये सोम था जो कि एक पेय पदार्थ था। गायत्री मंत्र किस पुस्तक में मिलता है, तो ये मिलता है आपका ऋग्वेद में। गायत्री मंत्र ऋग्वेद में उल्लिखित है। इसके रचनाकार विश्वामित्र थे। यहाँ पर यह मंत्र ऋग्वेद के 3य मंडल में वर्णित है। यह सावित्री सूर्य देवता को समर्पित है। नेक्स्ट में कि किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उद्धृत हुई, तो ये हुआ था आपका धर्मशास्त्र के समय में। 7 नंबर कह रहा है कि भारतीय उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग कब शुरू हुआ, तो इसका हो जाएगा नन ऑफ द एबव, क्योंकि इसका प्रयोग आपका उत्तर वैदिक काल में शुरू हो जाता है 1000 से 600 ईस्वी पूर्व में। इस ग्रंथों में से धातु के स्पष्ट प्रमाण मिलते हैं। इसका मेनली रूप से लगभग पुरातत्वविदों ने इसका काल लगभग 1000 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है, जो अधिकांश विद्वानों के द्वारा स्वीकार्य है। इसका 1000 के आसपास उत्तर वैदिक काल में हो जाता है। लोहे का मिलता है, जिसको श्याम अयस्क के रूप में जाना जाता है। आपका अतरंजी खेड़ा यूपी से उत्खनन से प्राप्त होता है। 8 में कह रहा है कि बोगोजकोई का महत्व इसलिए है क्योंकि
वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें वैदिक देवी देवताओं का वर्णन मिलता है। तो यही इसका राइट आंसर है 8 का, ये हो जाएगा। 9 में चलते हैं। 9 नंबर कह रहा है कि प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया। तो ये लड़ा गया था परुष्णी नदी, जिसे रावी नदी भी कहा जाता है। दसराग युद्ध रस राजाओं का युद्ध परुष्णी नदी आधुनिक रावी नदी के तट पर लड़ा गया, जिसमें भारत के राजा सुदास की विजय हुई। 10 नंबर कह रहा है कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं शामिल है। उपनिषद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या एक से अधिक या ननहुदैव। अभी टीआरई का क्वेश्चन में ऐसे ही पूछता है, डी में दे देगा एक से अधिक और ई में दे देगा ननहुदैव। तो इसका राइट आंसर ए हो जाता है, उपनिषद। कि उत्तर वैदिक काल के दौरान रचित किस प्राचीन भारतीय ग्रंथ में दार्शनिक भजन और ब्रह्मांड विज्ञान और नैतिकता पर चर्चाएं मिलती है। तो ये उपनिषद में मिलती है। 700 ईसा पूर्व से 300 ईसा पूर्व के बीच संस्कृत में लिखे गए थे उपनिषद। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है बौद्ध धर्म। तो पहला कह रहा है कि गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। तो इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी में, जो कि वर्तमान यहाँ पड़ता है, कहाँ पड़ता है लुम्बिनी, नेपाल में। महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व में कपिल वस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। बोध गया बिहार में वैशाख पूर्णिमा की रात को इन्हें ज्ञान मिला। काशी के ऋषिपत्तनम या मिर्गदाब सारनाथ में उन्होंने प्रथम उपदेश, जिसे कि धर्मचक्र प्रवर्तन कहा जाता है, एवं कुशीनगर में उनका निधन हुआ, जिसे बौद्ध साहित्य में महापरिनिर्वाण कहा गया है। 2 नंबर कह रहा है कि महात्मा बुद्ध ने अपना पहला धर्मचक्र प्रवर्तन किस स्थान पर दिया। तो ये दिए थे सारनाथ। 3rd नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया। तो सारनाथ। गौतम बुद्ध ने किसे ज्ञान प्राप्त हुई, गौतम बोध गया में किसे ज्ञान प्राप्त हुई थी। तो ये गौतम बुद्ध को हुआ था। बुद्ध के जीवन की 4 महत्वपूर्ण घटनाएं और उससे संबंध 4 स्थानों का नीचे उल्लेख है, इन 2 स्तंभों में अंकित है, इनका सुमेलन करना है। तो सूची 1 से सूची 2 को मिलाने कह रहा है। तो जन्म कहाँ हुआ था। तो जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ज्ञान प्राप्ति तो बोध गया। तो क्या हो जाएगा, 1 का 3, बी का 2, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन ये हो जाएगा आपका कुशीनगर। 4 3 2 1 4 किस ऑप्शन में है। तो हमारा सी हो जाएगा राइट आंसर। जन्म लुम्बिनी, ज्ञान प्राप्ति बोध गया, प्रथम प्रवचन सारनाथ, निधन कुशीनगर। कह रहा कौन सी बौद्ध संगीति बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। टोटल 4 हुआ था, प्रथम, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो प्रथम हुआ था राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। तो कुंडलवन कश्मीर में पड़ता है, तो बिहार में आयोजित कौन सा नहीं हुआ। तो चौथा हो जाएगा। इसमें देख सकते हैं कि प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के महापरिनिर्वाण के तुरंत बाद राजगीर में हुआ, सप्तगर्णी गुफा में। द्वितीय बौद्ध संगीति प्राचीन वैशाली नगर में हुई थी। तृतीय कहाँ हुआ था, पटना में। तृतीय हो जाएगा आपका सम्राट अशोक के संरक्षण में पाटलिपुत्र में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध संगीति प्रायः कश्मीर में कुंडलवन में हुई थी। एकमात्र चतुर्थ बौद्ध संगीति ही ऐसी संगीति है जो बिहार से बाहर आयोजित की गई थी, यानी बिहार में आयोजित नहीं की गई थी। तो ये हो जाएगा कश्मीर कुंडलवन, चौथी बौद्ध संगीति। 7 नंबर कह रहा है कि अजातशत्रु के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन किस नगर में किया गया था। तो हम लोग इसको बार बार देखे हैं, पहला राजगीर, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, चौथा कुंडलवन। पहला में अजातशत्रु था, फिर कालाशोक, अशोक और कनिष्क। तो अशोक के शासनकाल में क्या हो जाएगा, पाटलिपुत्र हो जाएगा, और अजातशत्रु के काल में हो जाएगा राजगीर। तो एक का क्या हो जाएगा, अजातशत्रु का राजगीर। प्रथम बौद्ध संगीति बुद्ध के मृत्यु के तत्काल राजगीर में हुआ था। इस समय मगध का राजा अजातशत्रु था। इसकी अध्यक्षता किसने किया था। तो महाकश्यप ने। इसमें बुद्ध के मुख्य शिष्य आनंद और उपाली भी उपस्थित थे। इसमें बुद्ध की शिक्षाओं का संकलन हुआ था। इन्हें सूत और विनय नामक 2 पिटकों में विभाजित किया गया। आनंद तथा उपाली क्रमशः धर्म और विनय के प्रमाण माने गए। 8 कह रहा है कि प्रथम बौद्ध संगीति के अध्यक्ष कौन थे। तो इसके अध्यक्ष थे महाकश्यप। प्रथम बौद्ध महासभा कहाँ आयोजित हुई थी। तो ये हुआ था राजगीर में। 10 नंबर कह रहा है कि भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी। तो ये हुआ था राजगीर। नेक्स्ट कह रहा है कि कनिष्क के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो कुंडलवन कश्मीर में आयोजित किया गया था। इनमें से किस शासक ने चतुर्थ बौद्ध संगीति कश्मीर में आयोजित की। तो किसने किया था। तो हम लोग देख चुके हैं, कनिष्क ने। अशोक के शासनकाल में बौद्ध सभा किस नगर में आयोजित की गई थी। तो राजगीर, वैशाली, उसके बाद पाटलिपुत्र में। सिंहली अनुश्रुति दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक के राज्यकाल में पाटलिपुत्र में मोगली पुत्तीस की अध्यक्षता में तृतीय बौद्ध संगीति आयोजन हुआ। तृतीय बौद्ध सभा किस स्थान पर बुलाई गई। तो पाटलिपुत्र।
महात्मा बुद्ध को महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपका कुशीनगर में। नेक्स्ट कह रहा है कि त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? तो ये बौद्धों का है। इसमें 3 पिटक है, विनय पिटक, सूत पिटक और अभिधम पिटक। 17 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा महायान बौद्ध धर्म और हीनयान धर्म के बीच मूलभूत अंतर का प्रतिनिधित्व करता है? जिसका मेन था कि देवी देवताओं की मूर्ति की पूजा करना। महायान जो थे वो देवी देवताओं की पूजा करने लगे थे और जबकि हीनयान नहीं करते थे। तो यही मेन अंतर था इनमें। बौद्ध धर्म में हीनयान संप्रदाय को मानने वाले मूर्ति पूजक नहीं थे, जबकि महायान वाले बुद्ध को देवता के रूप में पूजा करने लगे थे मूर्ति बनाकर। नेक्स्ट करा 80 नंबर की बोध गया में बोधि वृक्ष अपने वंश की 21 पीढ़ी का। तो इसमें विवाद हो गया था, इसके कारण बीपीएससी इसको डिलीट कर दिया था, इसको मूल्यांकन से बाहर कर दिया गया था। 19 है कि चीनी यात्री संयुगन ने भारत की यात्रा की थी। तो कब किया था? तो इसका हो जाता है 515 से 520 ईस्वी के बीच। 518 में भारत आया तो 515 से बीच में 18 आता है ना, इसलिए इन्होंने 3 वर्षों की यात्रा के उपरांत बौद्ध धर्म में प्रतियों के साथ चीन लौटा था। 20 नंबर कह रहा है कि गौतम बुद्ध को एक देवता का स्थान किस राजा के युग में प्राप्त हुआ? तो कनिष्क के काल में। 21 है कि वे शिक्षक जिनसे बुद्ध ने महाभिनिष्क्रमण के बाद सबसे पहले ज्ञान प्राप्त करने का प्रयास किया। तो ये अलार कलाम और रुद्रक रामपुत्र थे। सी हो जाएगा उसका। महात्मा बुद्ध हलाल कलाम के आश्रम में पहुंचे तथा दीक्षा ली। अलार कलाम आश्रम में तपस्या की, किंतु उसके संतुष्ट नहीं हुए। बाद में सांख्य दर्शन के आचार्य से मिलते हैं। अलार कलाम सांख्य दर्शन के आचार्य थे तथा अपनी साधना भक्ति के लिए विख्यात थे। अतः अलार कलाम एवं रुद्रक रामपुत्र से महात्मा बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था। 22 कह रहा है कि कौन से बात बौद्ध धर्म तथा जैन धर्म में समान नहीं है? तो अहिंसा दोनों मानते हैं, वेदों के प्रति उदासीनता भी और रीति रिवाज की अस्वीकृति भी। आत्मदमन जैन तो मानता है लेकिन बौद्ध नहीं मानता है। बौद्ध धर्म मध्यम मार्गी है। आत्मदमन भोग के प्रति का परिहार ये सब हो जाएगा आपका बौद्ध धर्म में किया गया था, जैन धर्म में नहीं। जबकि वेदों की प्रामाणिकता प्रति अनास्था, कर्मकांडों, फलवत्ता का निषेध, प्रांतियों की हिंसा का निषेध दोनों धर्मों में किया गया है। 23 है नालंदा विश्वविद्यालय ज्ञान का महान केंद्र था, किसके लिए? बौद्ध धर्म का। नेक्स्ट टॉपिक है जैन धर्म। कह रहा महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? तो कुंडग्राम वैशाली में हुआ है इनका जन्म। इनकी माता त्रिशला वैशाली के लिच्छवी गणराज की चेटक की बहन थी। ये पूछता है कि पुत्री थी या बहन थी? तो बहन थी। तथा पिता सिद्धार्थ ज्ञात्री कुल के संघ के प्रधान थे। उनके बड़े भाई नंदी वर्धन थे। नेक्स्ट कह रहा है कि भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इनका दामाद जमाली था। पत्नी का नाम यशोदा प्रियदर्शनी नाम की पुत्री उत्पन्न हुई। पुत्री का विवाह जमाली से हुआ जो बाद में महावीर स्वामी का अनुयायी बन गया। उनका प्रथम शिष्य भी बना, वही प्रथम शिष्य था जमाली। जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर जी का मोक्ष स्थान कहाँ है? तो यह है आपका पावापुरी, नालंदा में पड़ता है। पावापुरी में स्थित है जो बिहार राज्य के नालंदा में है। 72 वर्ष की आयु में बिहार के पावापुरी में इन्होंने शरीर त्याग दिया था। महावीर जैन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये हुआ था पावापुरी। नेक्स्ट करा कि कौन से सबसे पूर्वकालिक जैन ग्रंथ कहलाता है? तो कहलाता है 14 पूर्व। इसमें पूर्व लगा हुआ ही है तो 14 पूर्व याद रखिएगा। त्रिरत्न जैसे कि सटीक ज्ञान, सच्ची आस्था और सटीक क्रिया किससे संबंधित है? तो जैन धर्म से। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक थे तो मखलीपुत्र कुशाल। 8 में है कि पाटलिपुत्र में बुलाई गई प्रथम जैन संगीति के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे आपका स्थूल भद्र। 9 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित राजाओं में किसका जैन धर्म के प्रति भारी झुकाव था? तो ये था खारवेल। कलिंग का चेदी वंशीय शासक खारवेल प्राचीन भारतीय इतिहास के महानतम सम्राटों में से था। उड़ीसा के भुवनेश्वर में 3 मील की दूरी पर स्थित गुरी पहाड़ी में हाथी गुम्फा का बिना तिथि का अभिलेख प्राप्त हुआ। इस अभिलेख में खारवेल का इतिहास जानने का मुख्य स्रोत है। इसका जैन धर्म के प्रति अधिक झुकाव था। हाथी गुम्फा अभिलेख का भाषा प्रकृत है। 10 नंबर कह रहा है कि वह स्थान जहाँ महावीर ने पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान यानी कैबल्य प्राप्त किया था। तो ये क्या था आपका जृंभिक ग्राम, ऋजुपालिका नदी के तट पर है। साल ब्रिज के नीचे इन्होंने प्राप्त किया था, केवलिन कहलाता है। नेक्स्ट टॉपिक है शैव एवं भगवत धर्म। भगवत संप्रदाय के विकास में किसकी देन अत्यधिक थी? तो इसमें था गुप्तों की। 2 नंबर कह रहा है कि नाथपंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया था? तो इन्होंने उत्तर भारत में लोकप्रिय बनाया था। नाथपंथी ये सब तो पढ़ ली उत्तर भारत के क्षेत्र में। नेक्स्ट टॉपिक है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व राजनीतिक दशा। इसको हम लोग नेक्स्ट पार्ट में देख लेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। धन्यवाद।